हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी टीआर 3 जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है आपके अदर पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ के लिए आप जुड़ेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे ऐसे ही वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पाने के लिए मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बीपीएससी टीआर 2 में सिलेक्टेड हूं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, और मैंने नेट भी क्रैक किया है। तो मैं आपको चाहती हूं कि जहां तक हेल्प कर पाऊं वहां तक हेल्प करूं। वैसे तो मुझे आजकल उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको गाइड कर पाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं मुझसे कि कैसा किस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँ। अगर आपका डिमांड रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ ताकि आपको हेल्प हो पाए। ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं और भी उनके लिए भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी और हिंदी में भी आप देख लेना। कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी मैं पढ़ दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो इकोनॉमिक्स का स्टडी हम मतलब किस लिए करते हैं? तो इससे तो आप सब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ही चैप्टर में आता है कि चूँकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उसका हम यूज कैसे करें ताकि सबको मिल पाए, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें हिंदी और इंग्लिश में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि हिंदी में भी मैं आपको बता ही रही हूँ। सेकंड है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी का कर्व कैसा होता है। तो पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन होता है। आपको ए, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। इसका हिंदी में आप देखेंगे तो वही है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान। तो ये मूल बिंदु की तरफ अवतल होता है। इसका शेप अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होता है। ये कॉनकेव हो गया पीपीसी का स्लोप। 73 है कि व्हाट इज कांस्टेंट अलोंग एन आइसोक्वांट। तो आइसोक्वांट के साथ जो है क्या कांस्टेंट रहता है? तो उसके साथ कांस्टेंट जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट एंड आउटपुट। तो यहाँ दिया है कि लेबर एंड कैपिटल, या ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड, तो ये नहीं है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ई हो जाएगा। हिंदी में वही है कि एक समुत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्रॉफिट, और आउटपुट जो है वो स्थिरांक होता है। 74, इफ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस देन द डिमांड फॉर। यदि कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है उसका यदि इनकम यानी कि आय कम हो जाता है तो क्या होगा उसके डिमांड के साथ? तो ये है कि नॉर्मल गुड जो है वो उनका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। दूसरा है कि इन्फीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा। तीसरा है सुपीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें देखिए नॉर्मल गुड का जो डिमांड होता है ना वो डिक्रीज करता है हमारा इनकम घटने के साथ। इन्फीरियर गुड का जो डिमांड होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपको। हिंदी में यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, बी।
76. Who basically propounded the concept of law of equimarginal utility? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को जो है गॉसन का सेकेंड लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था? गॉसन ने। सी। 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनांट ऑफ सप्लाई? इसमें पूछ रहा है कि सप्लाई को क्या डिटर्मिनांट नहीं करता है। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस ये करता है। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, टैक्स बढ़ने से या टैक्स घटने से भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। तो किसका नहीं पड़ता है? तो इसमें हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है? तो प्रदर्शन प्रभाव जो है वो कारक नहीं होता है। 78. An iso-cost line will be shifted further away from the origin. तो जो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है वो एक सम लागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो 78 का हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा 78 का। इसमें हो जाएगा कि if the price of both inputs increase, if the total cost increase, if there is an advance in technology। 78 का जो है वो डी हो जाएगा। 79. The producer is not at equilibrium when marginal cost is greater than marginal revenue because। तो इसमें जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा मार्जिनल रिवैल्यू से तो क्या होगा, हमारा बेनिफिट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा 79 का। हिंदी में भी वही होगा कि उत्पादक जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल रिवेन्यू से तो क्या होता है, तो होता है कि लाभ जो है वो लागत से कम होता है। कॉस्ट ज़्यादा होता है, लाभ कम होता है। 80 हो गया। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड? मतलब कि लॉ ऑफ वेरिएबल के प्रोपोर्शन में जो है वो प्रोपोर्शन में जो हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उसमें कहाँ से चेंज होता है? तो होता क्या है कि शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंक्रीजिंग तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट से होता है। जब वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ना तो वहीं पे इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। टोटल प्रोडक्ट का आपको ये हो जाएगा, ऐसे बनता है, ठीक है। और इसी में मार्जिनल जाके ऐसे बन जाता है, यहाँ से शुरू होकर थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे में क्या, जब ये टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम चला जाता है तो हमारा मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 हो जाता है। और जब ये स्टार्ट हो जाता है गिरना टोटल प्रोडक्ट तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। 80. परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु कहाँ है? तो ये ए हो जाएगा, जहाँ कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है ना तो वहाँ से परिवर्तन बिंदु होता है। 81. रेंट फॉर वेयर हाउस इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट? तो वेयर हाउस मतलब गोदाम, ये कौन सा रेंट होगा? तो जब हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लेते हैं उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको रखते हैं गोदाम में, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन के बाद यानी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान रखते हैं। तो ये सी हो जाएगा इसका 81 का। 81 का गोदाम का किराया किस लागत में आता है, तो वितरण लागत में आता है, सी। 82. Which one of the following is a typical example of pure और perfect competition? तो रेलवे जो है वो मोनोपोली में आता है। स्टॉक मार्केट,
जिस जो आता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ जो हमारी एंट्री होती है या फिर एग्जिट होता है उस पर कोई बैरियर नहीं होता है, फ्री होता है जब। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टॉक मार्केट। 82 का स्टॉक मार्केट बी हो जाएगा। अब आता है 83। 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा है जो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं? तो हम पढ़ते हैं जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, लेकिन हमने कभी भी कंपटेटिव मोनोपोली नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना नहीं है? तो प्रतिस्पर्धी एकाधिकार जो है वो हमने कभी भी नहीं देखा है। 83 के बाद 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोपोली इज फॉल्स। इसमें से मोनोपोली का अजम्पशन दिया है और इसमें से देखना है कि कौन सा अजम्पशन जो है वो सही नहीं है। तो अ मोनोपोली हैज नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट, यही मिल गया जो कि सही नहीं है। बिकॉज कि मोनोपोली में जो है वो एंट्री और एग्जिट पे बैरियर होता है। 85, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको और क्या क्या कह सकते हैं? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कह सकते हैं और डिफरेंशियल प्राइसिंग कह सकते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 86 है कि अ मोनोपोली, मतलब कि मोनोपोली क्या है? फर्स्ट है, चार्जेज हायर प्राइसेज देन द कम्पिटिटिव फर्म्स। ये सही लग रहा है यहाँ तक। इफ़ ऑल अदर रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम। तो मतलब मोनोपोली जो है वो कम्पिटिटिव मार्केट से जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो ये सही है, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं वहीं कर रही हूँ, बिकॉज कि अननेसेसरी टाइम वीडियो में लेने से आपको भी लेंदी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ किंग डिमांड इज बीइंग एक्सप्लेन इन ओलिगोपोली। तो किंग डिमांड का कैसा होता है? प्राइस रिजिडिटी होती है इसमें, ठीक है। तो ओलिगोपोली में जो है इसके प्राइस रिजिडिटी पे बात की गई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र की किस विशेषता को विश्लेषित किया जाता है? तो इसमें क्या होगा? मूल्य कठोरता। 88, द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एग्जिट्स बिकॉज। जो स्कार्सिटी की जो कंडीशन है वो क्यों हमारे इकॉनमी में है? तो क्यों है? डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। सी है, देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीवन वांट्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारी जो मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, और हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। वो मतलब बढ़ता ही रहता है। एक हमारा वांट पूरा हो जाए तो दूसरे के लिए हमारी इच्छा शुरू हो जाती है। 89, द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी इज रिलेटेड टू द। 89 का हो जाएगा रिम्यूनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। बी हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी में इसको देखें तो है कि सीमांत उत्पादकता किस सिद्धांत से संबंधित है? ये संसाधनों के परिश्रमिक से संबंधित है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है कि मैं आपको क्या ज़्यादा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 90 है कि क्वाजी रेंट कैसा फिनोमिना है? तो क्वाजी रेंट जो है वो टेम्पोररी नेचर यानी कि शॉर्ट टर्म रेंट होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा ए। चेंजेज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट
अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज होता है और वो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ मनी को रखने में, ठीक है, तो वो किससे प्रभावित होता है, तो वो स्पेकुलेटिव मोटिव का होता है, ठीक है। 91 का हो जाएगा आपको बी। बाजार दर में परिवर्तन से डैश हेतु रखे गए धन की मात्रा प्रभावित होती है। तो जो आरओआई में जो चेंज होता है ना, उससे सट्टा प्रयोजन के लिए जो रखा गया होता है पैसा, उसी में परिवर्तन होता है 91 में। यही पूछा गया है कि ब्याज दर में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो किस मनी पे इफेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन पे या नॉर्मल पे। तो इसमें स्पेकुलेटिव जो होता है ना, वही रिलेटेड होता है आरओआई से। 92, द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, ये हमें क्या बताता है? इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड इफ वर्कर्स प्रेफरेंस फॉर लेजर इंक्रीज, is not affected by technological progress in production, shift to the left if there is technological progress in production. 92 जो क्वेश्चन है, इसमें आयोग ने बी आंसर किया है कि इज नॉट अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र उत्पादन में तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होता है, बी इसका आंसर होगा। 93, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग टू विच मार्केट, तो जो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है ये लेबर मार्केट से रिलेटेड होता है। 94, इफ द एक्चुअल रिवार्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ रिस्क देन द कंपनी विल फेस, तो जब भी एक्चुअल रिवार्ड जो है वो रिस्क से ज़्यादा होगा तो कंपनी क्या फेस करेगी? प्रॉफिट, यानी कि लाभ मिलेगा कंपनी को। 95, द आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज वैल्यू एड, तो इसका हो जाएगा सी मार्केट प्राइस। इसमें पूछ क्या रहा है कि विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है किस बेसिस पे, तो इसका सी हो जाएगा बाजारी मूल्य पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट द प्रोडक्शन पॉइंट, तो जो एनएनपी होता है तो प्रोडक्शन में वो देखा जाता है आपको फैक्टर कॉस्ट पे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट जो होता है वही हमारा यहाँ आपको दिखाता है एनएनपी को, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट किस पे मापते हैं? तो इसमें होता है फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसको इसमें ऐड करते हैं। 97, excess demand for money according to Sage law in the economy is, तो सबसे पहले तो सेज लॉ है क्या? सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो ये सप्लाई और डिमांड का रिलेशन बताता है, यहाँ मनी का रिलेशन नहीं बताता है, इसलिए इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अब आप 98 देखेंगे, ये पूछता है कि हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन को किसने दिया था, ये इसमें ये पूछ रहा है, तो इसको दिया था केन्स ने। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जिनको कि हिंदी में देखने की ज़रूरत पड़े, आपको इंग्लिश में भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे मैं उसको दिखा दूँगी क्वेश्चन को, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सहूलियत हो। 99, द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड,
तो ये पूछ रहा है कि जो कंजम्पशन फंक्शन होता है उसके स्लोप को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको MPC। ओके, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका भी हो जाएगा ए, नॉन ऑफ द अबव। इन एन ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है जिसमें कि हमारी इकोनॉमी क्लोज नहीं रहती है, हम फॉरेन के साथ भी अपना जो ट्रेड है वो करते हैं, सर्विसेज जो भी है, प्रोडक्ट जो है भेजते हैं या मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है। तो ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर का वैल्यू जो होता है वो ओपन इकोनॉमी में कैसा होता है, खुली अर्थव्यवस्था में। तो खुली अर्थव्यवस्था में जो होता है ना वो स्मॉलर देन डैट इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है उससे कम होता है ओपन में। तो 100 का आपको हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू केन्स द इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाई। तो केन्स के अनुसार जो होता है वो ये गैप क्यों होता है, तो क्या होता है जब डिमांड एक्सेस हो जाता है सप्लाई से तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, डिमांड हो जाएगा आपको ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से। जिसको 96 और 99 ये सब देखना है, मैं आपको बस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देती हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 96 का ये हो जाएगा, 9 का आपको ये हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन तो ऊपर कर ही रखा है, बस हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कर दे रही हूँ। 97, 97 का हो जाएगा ई, 98 का हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। ठीक है, 101 का हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा ए। अब है 102। इसमें पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। तो हॉट मनी किसे कहते हैं, तो हॉट मनी आपको कहते हैं FII को, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, 103 है। इसमें पूछ रहा है इफ़ द मनी सप्लाई इज 500 एंड नॉमिनल इनकम इज 3000 देन द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 103। इसमें पूछ रहा है आपको वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। अगर मनी सप्लाई 500 दिया है और नॉमिनल इनकम 3000 दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है आपको नॉमिनल इनकम बाई मनी सप्लाई, यानी कि 3000 डिवाइडेड बाई 500। तो ये क्या हो जाएगा 6, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 102 है कि निम्नलिखित में से किसे चलयमान मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी, FII। और यदि मुद्रा की पूर्ति 500 है और नाममात्र आय 3000 है तो 3000 को 500 से डिवाइड करेंगे, मुद्रा की गति आपको आ जाएगा सी। अब 4 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 104, तो इसमें पूछ रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन ऑफ फर्स्टली क्वाइंड बाई। तो मनी इल्यूजन को फर्स्ट टाइम किसने दिया था, यही इसमें पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा फिशर, जो कि ऑप्शन यहाँ से ढक जा रहा है, फिशर इसका ऑप्शन होगा ए। अब 105 है कि द दिस इन्वेस्टमेंट कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा 1996। तो यहाँ मैं आपको 108 भी बता देती हूँ। 108 है कि कमर्शियल बैंक टू एक्सपेंड डिपॉजिट थ्रू एक्सपेंडिंग देयर लोन्स एंड एडवांस।
इज नोन एज। तो कमर्शियल बैंक कैसे अपने पैसे को बढ़ाती है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होता है ना वो सी, क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को बढ़ाता है। 106, विच इज नॉट द की फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक का कौन सा इसमें काम नहीं है, फंक्शन यानी कि काम नहीं है। तो पहला है रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई वो देता है, ठीक है। दूसरा है कि ये सही है, मतलब पहला। दूसरा है कि मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व इन अ कंट्री। तो ये भी मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई डिसाइड करता है, फिर गोल्ड रिजर्व भी रखता है। और सी है कि एक्टिंग एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि वो एक्ट करता है लास्ट रिजॉर्ट के रूप में। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यानी कि ई। 107, इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। तो ये सारे तो फैक्ट हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं आपको। सी हो जाएगा, मुंबई में लोकेटेड है। 108 मैंने बता दिया था आपको, सी हो जाएगा इसका। मुझे आज एक्चुअली आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जब मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ तो क्या क्वेश्चन भी हिंदी में पढ़ने, जो वर्ड बाय वर्ड दिए हैं उसको ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं केवल इंग्लिश नहीं करूँगी, ताकि टाइम भी कम लगेगा और ये बार कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। 109, इफ़ अ गुड इज पब्लिक गुड। तो ये कह रहा है कि अगर पब्लिक गुड है कोई तो क्या उसका मतलब मेरिट होता है। तो देखिए, पब्लिक गुड जो होता है ना, उसको ना यूज करने से किसी को रोका जा सकता है, ना ही वो किसी के यूज करने से कम होता है। जैसे आप देख लीजिए, सनलाइट हो गया, तो वो एक व्यक्ति के यूज करने से ना ही घटता है और ना ही कोई किसी को रोक सकता है यूज करने से, ठीक है। तो यही उसका कैटेगरी होता है। इसमें हो जाएगा आपको बी, नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग इट्स बेनिफिट, ठीक है। 110 है कि वैगनर लॉ इज रिलेटेड टू। तो जो वैगनर का लॉ है ना, वो हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, ठीक है। इसमें ए और सी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 111 है, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस सपोर्ट्स इन अ मच स्ट्रॉन्गर मैनर द पॉसिबिलिटी ऑफ। तो जब भी स्ट्रॉन्गर मैनर आता है तो इसका होता है कि एन अपवर्ड ट्रेंड इन अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अपवर्ड ट्रेंड रहता है। तो 111 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 112, विच one of the following is concerned with principle of maximum social advantage, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही हो जाएगा, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। ये तीनों हो जाएगा। इसको डाल्टन लॉ थ्योरी भी कहते हैं, तो डी हो जाएगा। 113, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोशन ऑफ। तो जो एबिलिटी टू पे होता है ना, वो वर्टिकल इक्विटी की बात करता है, मतलब कि जिसका जितना एबिलिटी है, जिसको जैसे इनकम मिलता है उस हिसाब से वो पे करता है। 114 है, व्हेन देयर इज इलास्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हु होल्ड द टैक्स इंसिडेंस। जब इलास्टिक डिमांड होता है ना, तब क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, वो अपने कंजम्पशन को स्विच कर सकता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें सेलर पर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो टैक्स है वो सेलर यानी कि जो बेचता है उस पर पड़ता है। अब आपको हिंदी में मैं दिखा देती हूँ। 109 का हो जाएगा बी, जिसमें पूछा गया कि सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है। और 110 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होता है। 111 का हो जाएगा लोक व्यय में बढ़ती प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वाइजमैन पिकॉक के बारे में
बी हो जाएगा। और 112, अधिकतम सामाजिक लाभ से कौन सा संबंधित है? तो इसमें तीनों ही, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, सब संबंधित है। करारोपण का कर देय क्षमता जो होता है वो ऊर्ध्वाधर समता पे निर्भर करता है, सी 13 का, 113 का। 114 का हो जाएगा, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है ना तो सबसे ज़्यादा विक्रेता पर टैक्स पड़ता है, टैक्स यानी कि कर। 115, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज बॉर्न बाई। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना उस पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम ही जो पर्सन है वो उठाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टैक्स किसी और पे पड़ा और पे कोई और कर रहा है, तो सी हो जाएगा, ऑन होम इट इज लिव्ड। 116, इसमें पूछा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड क्या होता है? तो ये होता है 36 महीने से ज़्यादा जिसको रख सकते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहीं मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आपको कहीं 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 कुछ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। 117, इन विच फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू गेट रिवेन्यू। मतलब कि कौन सा ऐसा फाइनेंस होता है जिसमें कि पहले हमारे खर्चे डिसाइड होते हैं फिर उसका रिवेन्यू डिसाइड होता है? तो ये होता है आपको पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो पहले क्या करता है, पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है फिर रिवेन्यू के बारे में सोचता है, ठीक है। तो यहाँ 117 का हो जाएगा आपको बी। 120 यहीं करवा देती हूँ, सामने है। हु डिटरमाइन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो सेंटर और स्टेट के बारे में फाइनेंस जो रिलेशन होता है ना उसको फाइनेंस कमीशन बताता है, ये हो जाएगा। 118, टू whom डू प्रायोरिटी सेक्टर लोन पॉइंट्स। किसको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन के लिए रखा जाता है? तो देखिए इसमें रखा जाता है वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो वीकर सेक्शन कौन आता है? जैसे कि सी में दिया है कि लोन बीइंग गिवन टू ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ईटीसी। तो इसका सी हो जाएगा, एक्सेट्रा। 119 में ये पूछा है कि फाइनेंस कमीशन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसका ड्यूरेशन क्या रहा था? तो इसमें एक से एक, सॉरी, 119 में हो जाएगा ए 2021 से 2026 तक। ए हो जाएगा इसका आंसर। 115 में प्रत्यक्ष करों का भार किस पे पड़ता है? तो जिस पे लगाया जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 118 में हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र किसको ऋण देने के लिए दिया जाता है? तो ये छोटे उद्योग और कृषि आदि को दिया जाता है, सी हो जाएगा। 116 में है कि दीर्घकाली पूंजीगत परिसंपत्ति से तात्पर्य है, बी हो जाएगा, 36 महीने से अधिक के लिए रखी गई पूंजी परिसंपत्ति। और 117 जो है उसमें हो जाएगा कि किस वित्त में व्यय पहले निर्धारित किया जाता है तथा उसके अनुसार राजस्व प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सार्वजनिक वित्त, बी। 120 में है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग करता है, ए हो जाएगा। और 119 में 15वें वित्त आयोग का टाइम क्या रहा है? तो 100 टाइम पीरियड 2021 से लेके 2026 तक रहा है, ठीक है। 121, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है इसमें, किस सेक्टर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। होता क्या है ना कि वहाँ कम लोगों की ज़रूरत होती है लेकिन ज़्यादा लोग काम कर रहे होते क्योंकि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसी वजह से। इसीलिए जो एग्रीकल्चर का जो होता है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो माना जाता है, ठीक है। एमपी जो है वो जीरो है क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। 122 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है कि सोशल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है सब्सटेंशियल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो बी इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे कंट्री में 2015 से 2030 तक एसडीजी यानी कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल चलाया जा रहा है। यही हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है, जिसके 17 गोल है।
123 123 में पूछ रहा है कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं। ठीक है, ए में दिया है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी में दिया है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस, सी में दिया है कि जो पुअर स्टैंडर्ड लिविंग है हमारा, और बहुत ज़्यादा पोवर्टी यानी मास पोवर्टी है। तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो यहाँ डी हो जाएगा। 126 इसमें 126 में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सेज विच क्लास विल इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम का कौन अंत करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सर्वहार ग्रुप जो होता है वही इसका एंड करेगा। विच कमिटी वाज सेटअप टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन को किसने रिव्यू किया था। तो ये हो जाएगा ए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको हिंदी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि ये बस क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं। ठीक है, 125 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है। पहला है प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्रूवमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट। तो ये तीनों ही टर्म जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट को दिखाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो इसीलिए 125 जो है उसका ई हो जाएगा। 126 ये मैंने बता ही दिया है, 126 का सी हो जाएगा। अब हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ हिंदी वालों के लिए। प्रचंड बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है। तो ये कृषि में हो जाएगा, बी में। 122 में हो जाएगा कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है, बी सही हो जाएगा। 123 जो है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देशों की बुनियाद विशेषता है। तो विकासशील देशों का ए बी सी तीनों हो जाएगा, क्योंकि निम्न विकास सूचकांक रहता है, कृषि पर निर्भर रहते हैं और जीवन स्तर काफ़ी नीचा रहता है। इसमें 126 में पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा। तो सर्वहार वर्ग सी हो जाएगा। 125 है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही स्पष्ट कर रहे हैं, तो डी हो जाएगा। और 124 में हो जाएगा कि गरीबी रेखा की समीक्षा किसने की थी। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने की थी। 27 इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था इनोवेशन थ्योरी जो कि प्रॉफिट का है। तो ये दिया था शुम्पीटर ने। ठीक है, फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। 128 है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर, तो डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार कितने स्टेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो ये हैं 5। इसमें आ जाता है आपको ट्रेडिशनल, प्री टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, हाई मास कंजप्शन, ये 5 स्टेज इसके आते हैं। 129 द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, ये पूछ रहा है कि बिग पुश की जो थ्योरी है वो किस आइडिया पे बेस है। ठीक है, तो बिग पुश की थ्योरी जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है। तो इसका हो जाएगा आपको सी आंसर। आगे कंटिन्यू करते हैं। 130 अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल द डुअल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन, लुइस मॉडल के अनुसार जो डुअल इकोनॉमी है वो कब ग्रो करती है, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डुअल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है आपको द मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। ठीक है, तभी ये ग्रो करती है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल काफ़ी हाई है, ऐसा नहीं है कि पीजीटी के लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए सबसे ईजी रहेगा इसको टैकल करना। ठीक है, तो आप नेट बेसिस पे पढ़ो और ये एग्ज़ाम आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। 131 है जिसमें आपको पूछा गया है कि विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी
ऑपरेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में पूछा गया है कि ये डिमांड साइड से होता है या सप्लाई साइड से होता है या अंडर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो देखिए VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 131 का डी आंसर हो जाएगा इसका। एक सौ बत्तीस है, इन द सोलो ग्रोथ मॉडल एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन रेट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम एट द न्यू स्टेडी स्टेट। ये सोलो ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है। तो इसमें जब डेप्रिसिएशन बढ़ता है ना, तो क्या हो जाता है कि आउटपुट पर वर्कर जो है वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसका 132 का सी हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आगे आपको अगर किसी तरह से हेल्प चाहिए मुझसे तो वो भी बताइए आप बेझिझक। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, बस यहाँ आंसर कर देती हूँ। 127 जिसमें पूछ रहा है कि लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, तो सुम्पीटर के द्वारा, बी हो जाएगा। 130 है, उसमें पूछा है कि लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक क्षेत्र अपने उत्पादन का हिस्सा पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष बढ़ाता है, तभी होता है ये। 128 है, डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार कितना स्टेज है, तो 5 हो जाएगा इसका सी, 128 का सी। 129 है, ये बिग पुश थ्योरी के बारे में है कि बड़े धक्के का जो सिद्धांत होता है वो किस बेसिस पे है, तो ये 129 का हो जाएगा आपको सी, जिसमें कि वो पैमाने के बाह्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। और 131 हो जाएगा, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस पहलू से गरीबी का दुष्चक्र संचालित होता है, तो इसमें हो जाएगा कि मांग और पूर्ति दोनों से, तो यहाँ डी हो जाएगा 131 का। 132 सोलो विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि से यदि अन्य बातें समान हो नई स्थिर अवस्था में, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें होगा कि प्रति कर्मचारी उत्पादन जो है ना वो कम हो जाएगा, तो 132 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 133 पे। 133 है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, तो FDI में क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें होता है टेंजेबल गुड्स, बी हो जाएगा इसका आंसर। FDI को भी अच्छे से आप पढ़िएगा, ये मतलब इकोनॉमिक्स के हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन आया, माइक्रो हो, मैक्रो हो, ग्रोथ डेवलपमेंट हो या इंडियन इकॉनमी हो, ठीक है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ अब ये नहीं कह सकते कि अगले एग्जाम में भी ना हो, क्योंकि आपने टीआर फर्स्ट देखा होगा जिसमें कि कंप्लीट जो क्वेश्चन थे उसमें से सबसे ज़्यादा माइक्रो से क्वेश्चन थे, फिर मैक्रो से थे कुछ, और स्टेट और इंडियन इकोनॉमी से। वहाँ ग्रोथ से क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था, पब्लिक फाइनेंस से नहीं पूछा था, बट यहाँ तो पूछ लिया है ना, तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी अच्छे से। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, तो यहाँ पूछा है कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया है कि इनोवेशन बढ़ेगा, बी में है कि पोल्यूशन डिक्रीज होगा, ठीक है, सी में है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, ई। 135 जिसमें कि पूछा है कि वो ऐसा एक प्लान हो जिसमें कि रूल हो स्टेप बाय स्टेप, वो किसको कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि प्रोग्राम में भी होता है और स्ट्रैटेजी में भी होता है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ बजट नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो आपको देखा जाता है कितना एक्सपेंस होगा, कितना रिवेन्यू होगा उसके बारे में, इसीलिए। 136 व्हेन जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स, तो उसको कैसे जानेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 136 का हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। 137
द ग्राफ डेट एक्सप्रेस इनकम इनक्वालिटी हैज द, मतलब जो इनकम इनक्वालिटी को दर्शाता है उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसका हो जाएगा इन्वर्टेड यू शेप्ड, ए हो जाएगा 137 का। अब वो कौन सा शेप होता है, वो होता है ऐसा कुजनेट कर्व उसको कहते हैं। 138, द ओहलिन मॉडल अज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग एज आइडेंटिकल अमॉन्ग ऑल द ट्रेडिंग कंट्रीज। ठीक है, तो जो ओहलिन का जो मॉडल होता है वो क्या मानता है कि सारे कंट्री में जो है वो चीज़ सेम रहेगी, तो वो हो जाती है आपको टेक्नोलॉजी, जो हर जगह सेम माना जाता है, ये ऐसा अजम्पशन है। अब 133 का हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित करता है, ये कहाँ करता है, तो 133 का बी हो जाएगा। 134 का हो जाएगा बढ़ी हुई जनसंख्या के लाभ संभावित क्या है, तो इसका आंसर 134 का ई हो जाएगा। 135 में पूछा गया है कि जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम हो तो उसको क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा डी, कार्यक्रम और रणनीति दोनों इसमें आ जाएंगे। और 136, जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विभागीकरण, सी। आय असमानता में तो उल्टा यू आकार का ये शेप हो जाएगा जिसको कुजनेट कर्व कहते हैं। 138 हो जाएगा कि ओहलिन मॉडल मानता है कि निम्नलिखित में से डैश सभी व्यापारिक देशों के बीच समानता है, तो ये मानता है कि यानी कि प्रौद्योगिकी जो है वो हर जगह समान होता है। अब है 139 जिसमें कि कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल टैक्सेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी ओवरकम बाई, तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे, तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट के द्वारा। 139 का आपको बी हो जाएगा। 140 इसमें पूछ रहा है कि WTO कब आया था इफेक्ट में, तो ये 1 जनवरी 1995 को आया था। 1 जनवरी 1995। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको टिप्स पर याद होने चाहिए ये सारे। 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इंडिया टू बी डेवलपिंग कंट्री, क्या रीजन है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकसित नहीं है, अभी विकासशील है, तो ए है कि मोस्ट पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये सही है। स्कार्स कैपिटल है, बी भी सही है। सी लो पर कैपिटा इनकम है, तो तीनों ही सही है, तो इसका हो जाएगा 141 का डी। अब देखते हैं 142, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, तो ये तो पता ही होगा आप सबको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे, ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही हैं। ठीक है, 143 है, इसमें पूछ रहा है कि द फर्स्ट ईबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, तो ये आई थी 1948 में, दूसरी आई थी 1956 में। 1948 और 1956। 144 है जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, कौन सा इसमें से है जो कि माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 144 का सी। हिंदी वालों के लिए 139, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोहरे कराधान की समस्या को दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, तो द्विपक्षीय समझौते के द्वारा, बी हो जाएगा। 140, विश्व व्यापार संगठन कब आया, तो बी 1 जनवरी 1995 को। 141, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने के कारण है, तो ये हो जाएगा कि अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, पूंजी नहीं है, बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो इसका डी हो जाएगा 141 का। 142, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है बी उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। 143, भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, तो ये ए 1948 में किया गया था। 144, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, तो ये है सी स्वयं सहायता समूह।
अब लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं इकोनॉमिक्स के। 145 है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में किस बेसिस पे ये डिफाइन होते हैं? तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। तो 145 का ए हो जाएगा। सॉरी, एक सौ छियालीस इसमें पूछ रहा है कि पॉवर्टी को ख़त्म करने का क्या इफ़ेक्टिव मेजर है। ठीक है, तो 146 का हो जाएगा डी, बिकॉज इसमें इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन को कम करना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को जो छोटे आय वाले लोग हैं, बड़े आय वाले लोग हैं, तो उनके बीच के गैप को कम करना। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी बढ़ेगा, इनक्रेज होगा, तो इकॉनमी को फ़ायदा होगा। तो इसका 146 जो है वो डी हो जाएगा। 147, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सजेस्टेड पोवर्टी लाइन अप ₹75 पर कैपिटा पर ईयर। तो ये बताया था आपको द बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में आया था। ठीक है, फैक्ट से भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बस याद करने होंगे, इसका दूसरा कुछ तो है नहीं कि समझ के बनाओगे। 148, इसमें पूछ रहा है कि विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर डाटा सेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि टू के बारे में पूछ रहा है या मोर डाटा के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी टू या मोर डाटा होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 149, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ऑल्सो रिफर टू एज द स्लोप। रिग्रेशन लाइन का जो स्लोप है वो y ऑन x होगा, तो इसका b हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ cos x इज मिनिमम। तो मिनिमम पूछ रहा है, तो -1 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए 145, क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण, मतलब निजी और सार्वजनिक किस बेसिस पे किया जाता है? तो वो किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व एक के अनुसार। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? तो 146 का आपको हो जाएगा डी, इसमें से सभी हैं। ठीक है, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तब भी होगा, इस स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कम होगा तब भी, और आय का वितरण जो है वो समान होगा तब भी होगा। 147 है कि निम्नलिखित में से किसने ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था? तो ये दिया था बॉम्बे प्लान 1944, बी हो जाएगा। 150 में पूछा है कि x का मूल्य क्या होगा जिसके लिए cos x का मान न्यूनतम होगा? तो इसका c -1 हो जाएगा। 148, दो या दो से अधिक डेटा सेटों के वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव के कौन से माप का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें डी हो जाएगा 148। 149 है कि y का x पर प्रतिगमन रेखा ढलान को और किस नाम से जाना जाता है? तो y का x पर प्रतिगमन गुणांक, यानी कि 149 का जो है वो बी हो जाएगा। थैंक यू, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।